आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन लेक्चर में। ये हम पहली बार कर रहे हैं एंड आई थिंक जीतू ने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है बट मैंने नहीं किया था, तो कोई बात नहीं। वी विल स्टार्ट विथ अ स्माइल एंड अ स्टार। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है पंचकर्मा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में एक पेपर होते हैं एंड ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। एक ही पेपर होता है जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली हुई है। ठीक है, तो पहले जो टॉपिक्स मुझे मिले थे आज के लिए वो मिले थे ये 3 टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा, फिर पढ़ेंगे पंचकर्मा इन स्वस्थ एंड आतुर व्यक्ति, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ शोधन। ठीक है, ये 3 जो है वो मेजर टॉपिक्स हैं। अब इनके अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या अंदर टॉपिक्स आते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस का ये जो चैप्टर 1 है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्मा, उसमें ये जो 3 टॉपिक्स हैं उसको हम इन 7 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे पंचकर्मा, फिर पढ़ेंगे पंचशोधन, फिर इम्पोर्टेंस एंड क्या बोलते हैं शोधन के बेनिफिट और इम्पोर्टेंस के बारे में, देन टाइप्स ऑफ रक्त मोक्षण, उसके बाद पंचकर्मा स्वस्थ और आतुर व्यक्ति में ऋतु शोधन एंड इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ शोधन। तो ये 7 टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इन 3 टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्मा है उसका पहला टॉपिक आ जाता है हमारा पंचकर्मा इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वर्ड है हमारा पंच प्लस कर्मा, कर्म। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ आता है, पंच का मतलब तो 5 ही होता है और कर्म मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है दोषाणाम शोधनार्थ पंचविध कर्म पंचकर्म इति उच्यते। ठीक है, अर्थात शरीर के विकृत दोषों को बाहर निकालने के लिए 5 प्रकार के जो शोधन किए जाते हैं उनको ही हम पंचकर्म कहते हैं, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये किसने बोला है, चरक सूत्र 16 में बताया गया है कि पंचकर्म का डेफिनीशन क्या है। ठीक है, अभी इन प्रोसीजर में क्या 5 चीज़ें आएंगी, वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन और नस्य आएगा। ठीक है, इसमें ही हम जो हमारा अस्थापन जो है इसी को हम लोग निरूह बस्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है ये तो हमको पता ही है अभी तक है कि वमन ऊर्ध्व मार्ग से निकालते हैं, विरेचन जो है उसको अधो मार्ग से निष्कासन करते हैं। ठीक है, किसमें क्या हो रहा है, वमन में कफ का निष्कासन होता है, विरेचन में पित्त का निष्कासन होता है। दोनों जो बस्ती है हमारी निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती, निरूह को हम क्या बोल सकते हैं, आस्थापन भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो वात का निष्कासन कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी एक हमारी कषाय बस्ती है और एक हमारी स्नेह बस्ती है। ठीक है, अभी इसका मैंने क्या ट्रिक बनाया है, अनुवासन में स और न आ रहा है और स्नेह में भी स और न आ रहा है, तो जिसमें स और न आ रहा है वो हमारी स्नेह बस्ती होती है, यानी कि अनुवासन बस्ती, और आस्थापन यानी निरूह बस्ती जो होती है वो हमारी कषाय बस्ती होती है। ठीक है, एक हमारी स्नेह बस्ती है, एक हमारी कषाय बस्ती है। फिर आ गया हमारा नस्य। नस्य क्या होता है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में जो दोष का निष्कासन करेगा वो हमारा क्या है, नस्य कहलाता है। अभी ये जो 5 है वो किसने बताए हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं। ठीक है, और इसके अलावा सुश्रुत ने भी 5 बताए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अनुवासन और अस्थापन बस्ती को एक साथ बस्ती बोल दिया है और एक उन्होंने ऐड कर दिया है रक्त मोक्षण। ठीक है, ये काम और किसने किया है, साथ में वाग्भट ने भी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक MCQ के लिए ये श्लोक आता है हमारा, पंचकर्माणाम नामानि वमन रेचनम नस्य निरूहश्च अनुवासनम एतानि कर्माणि कथितानि मुनीश्वर है। ठीक है, तो इसमें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है, रेचनम वर्ड। रेचनम मतलब जो पंचकर्म का हमारा मेंशन किया गया है उसमें रेचनम वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए कहा गया, ऑब्वियसली विरेचन के लिए गया, लेकिन उसको बोला कैसे है, रेचन वर्ड से बोला, ना कि विरेचन वर्ड से। MCQ में पूछ देता है। इसके अलावा अब हम क्या देखेंगे, स्नेहन शोधन के बारे में, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ के हैं कि स्नेहन शोधन क्या होता है। दोनों प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं। प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर मतलब पूर्व कर्म होता है। ठीक है, किसके पहले करते हैं, पंचकर्म, यानी कि हमारा जो मेन प्रधान कर्म पंचकर्म है उसके पहले करते हैं। इसको प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर भी बोल सकते हो या पूर्व कर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये करते क्या हैं, स्नेहन शोधन क्या काम करते हैं, हमारे फैसिलिटेट करते हैं और दोषों को मतलब जो जितने भी दोष हैं उनको ये क्या करते हैं, एक्साइट मतलब पहले तो उभारते हैं और आइडियल सिचुएशन और सूटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचकर्म, मतलब पंचकर्म करने के लिए जो हमारा आइडियल सिचुएशन है और सूटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका दोषों का निष्कासन करने के लिए जो सही
सूटेबल सिचुएशन होती है और वैसा मतलब करने के लिए उसको योग्य बनाते हैं। बेसिक आगे मैं अच्छे से बताऊंगी हिंदी में, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है बट मैं आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सही मात्रा और सही काल में हमारा क्या है, क्या बोलते हैं, पंचकर्म हो पाए इसके पहले हमको क्या करना है, स्नेहन स्वेदन कराना है, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, चरक और सुश्रुत में क्या बताया, उसी को हम यहाँ पे फिर से देखेंगे। तो पंचकर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चरक ने क्या बोला है और सुश्रुत और अष्टांग हृदय में क्या बोला गया है, ठीक है। तो चरक ने किसको बताया, वमन, विरेचन, अनुवासन, अस्थापन और नस्य, ये 5 पॉइंट बता दिए। सुश्रुत और अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट ने भी यही 5 चीज़ें बताई हैं, बस उन्होंने क्या किया, बस्ती को दोनों बस्ती को एक में एक जोड़ के, मतलब दोनों बस्तियों को मिला के सिर्फ बस्ती लिख दिया और ऐड क्या किया, एक रक्त मोक्षण ऐड किया, जो कि चरक ने नहीं बताया लेकिन सुश्रुत ने बताया है और साथ में अष्टांग हृदय में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इसमें टोटल क्या है, मतलब है तो 5 लेकिन टोटल हम 6 भी देख सकते हैं और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 5 ही चीज़ों के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा अभी स्नेहन स्वेदन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, अब ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा सा कि त्रिविध कर्म होता क्या है। त्रिविध कर्म में 3 प्रोसीजर बेसिकली होता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ठीक है। अभी जो पूर्व कर्म है यानी कि हमारा क्या था, दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, 4 कैसे आ गया, पहले तो स्नेहन स्वेदन पढ़ रहे थे तो अभी कैसे आया ये। बेसिकली ये क्या होते हैं, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं जो किसके पहले किए जाते हैं, हमारे मेन प्रोसीजर के पहले, मेन प्रोसीजर यानी कि प्रधान कर्म के पहले किए जाते हैं। इसमें हम क्या क्या काम करते हैं, पूर्व कर्म के अंदर क्या क्या आता है, पहला चीज़ आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द थेरेपी रूम, जिस रूम में हम थेरेपी देने वाले हैं उसको प्रिपेयर करना। फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगा हमको, मतलब इक्विपमेंट्स का, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, जितने मेडिसिन्स लगेंगे उनको इकट्ठा करके रखना और पेशेंट को भी प्रोसीजर के पहले रेडी रखना। ये सब किस में आ जाएगा, हमारे पूर्व कर्म में। क्या क्या है चीज़ें, 4 चीज़ें। पहला प्रिपेयर करना थेरेपी रूम को, सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारे मेडिसिन होने चाहिए और पेशेंट जो है वो भी रेडी होना चाहिए इन राइट कंडीशन, ठीक है। हर चीज़ उसका प्रॉपर जैसा जैसा प्रोसीजर है वो फॉलो होकर पेशेंट भी रेडी होना चाहिए। तो 4 चीज़ें हमारी पूर्व कर्म में रेडी होनी चाहिए एंड उसमें 4 एस्पेक्ट भी होते हैं। अदर देन दिस 4 चीज़ें, 4 एस्पेक्ट होते हैं जो हम पूर्व कर्म में कराते हैं। क्या क्या कराते हैं, दीपन पाचन कराते हैं, स्नेहन और स्वेदन कराते हैं। दीपन पाचन क्यों कराते हैं, मतलब हमने अभी तक के स्नेहन स्वेदन का तो पढ़ा था चरक में, बट ऐसे दीपन पाचन का स्पेशल कोई वर्णन था नहीं, लेकिन क्यों वर्णन आएगा, देखो अभी हम पंचकर्म कराते कब हैं, मतलब किस केस में पंचकर्म कराना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे हमारा आम बना होता है बॉडी में, उसको निष्कासित करने के लिए, दोषों को निष्कासित करने के लिए क्या है, पंचकर्म कराते हैं। तो दीपन पाचन कराने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो अग्नि का बल कम हो गया, क्यों, क्योंकि आम बना हुआ है। तो आम को डाइजेस्ट कराने के लिए और अग्नि का बल बढ़ाने के लिए पहले दीपन और पाचन कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा है, दीपन पाचन। अगर पेशेंट में क्या बना हुआ है, आम बना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग दीपन पाचन कराएंगे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, हमारा अग्नि हमारी बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड नहीं होगी, एक्सेसिवली डिमिनिश्ड अग्नि नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अग्नि कम है तो क्या होगा, आपका पंचकर्म जो है वो ढंग से एक तो होगा नहीं, उसके अलावा आपको ये डिसीज़ जो है, ना तो वो डिसीज़ क्योर होगी, ऊपर से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज करने लगेगी, जस्ट बिकॉज आपने दीपन पाचन नहीं कराया ठीक से। मतलब आपने स्नेहन कराया, स्वेदन कराया, आपने पंचकर्म भी सही से करा लिया, लेकिन आपने क्या नहीं कराया था, दीपन पाचन नहीं कराया था, आपने आम का पाचन नहीं कराया था पहले, तो आपका जो डिसीज़ है वो कभी भी ठीक भी नहीं होगा, ऊपर से कॉम्प्लिकेशंस भी करने लगेगा, ठीक है। अब आ गया हमारा दीपन पाचन का इम्पोर्टेंस तो पता चल गया। अब पढ़ेंगे स्नेहन का क्या काम है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्नेहन जो है हमारा, स्नेहपान हम लोग 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के लिए मतलब वमन और विरेचन कराने के पहले, या वमन विरेचन से यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, हमारा बेसिकली हमारा पंचकर्म ही बोल रहा है, बट सभी चीज़ों की बात नहीं कर रही है, वमन और विरेचन की स्पेसिफिकली बात हो रहा है, ठीक है। तो वमन और विरेचन के 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन पहले हमको क्या कराना है, स्नेहपान कराना है। इससे क्या होगा और कैसे कराना है, सामने वाले का कोष्ठ और अग्नि का बल देख के ही कराना है हमको,
कि पेशेंट को कितना स्नेहन हमको कराना है, कितना उसका कोष्ठ कैसा है, उसकी अग्नि का बल कैसा है, ये देख के हमको स्नेहन कराना है इतने दिन पहले वमन विरेचन के, ठीक है। और अभी चलो ठीक है, एक ये तो हो गया आपका, आपने मतलब स्नेहपान करा दिया। स्नेहपान मतलब तो आपका इंटरनली आपने दिया है इसको, अभ्यंतर स्नेहपान कराया आपने, अभ्यंतर स्नेह दिया है, ठीक है। आप इसको बाह्य रूप से भी दे सकते हो। कैसे? अभ्यंग के फॉर्म में अभ्यंग करा दो तो वो आपका क्या है, बाह्य स्नेह के फॉर्म में मतलब कराया जा सकता है। अब ये स्नेह करेगा क्या? स्नेहपान कराने से, स्नेहन कराने से क्या हुआ हमारा, सबसे पहले जो दोष हैं वो उनका उत्क्लेशन होगा, ठीक है। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मल होगा, मतलब जो मल है हमारा वो क्या होगा, वो टूटेगा, उसको तोड़ना है जहाँ पे वो जम के बैठा है। और जो दोष हैं हमारे, उनको क्या कर रहे हैं हम, उत्क्लेशित कर रहे हैं। जहाँ भी मतलब वो बॉडी के किसी भी, ये बॉडी है हाथ पैर में कहीं कहीं पे बैठ के सिम्टम बना रहा है कि यहाँ पे जैसे कोई बोल रहा है हाथ पैर में जलन हो रही है, तो वो क्या है, कहीं कोई दोष होगा, पित्त होगा, वो जाके वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और कहीं पे मतलब बेसिकली वो हमारे शाखा में बैठा हुआ है। ये कोष्ठ है हमारा, मान लो, ठीक है। और ये हमारी क्या है, शाखा है। हम लोग यही तो पढ़े हैं ना कि जो दोष है वो शाखा से उसको कोष्ठ में लाते हैं, फिर कोष्ठ से बाहर उसको वमन विरेचन के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो वो शाखा में क्या है, सिम्टम बन के बैठा हुआ है। मान लो कि कोई पेशेंट है, उसका हाथ है, उसको यहाँ पे बहुत छाले वाले आ गए हैं, या बर्निंग हो रहा है, या पेन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी दोष हमारे आ गए, इसमें वात पित्त या कफ कोष भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे प्रकोपित होकर बैठा हुआ है, उसको पहले शाखा से लाएंगे कोष्ठ पे, कोष्ठ से उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे, किससे, वमन या विरेचन के हेल्प से। ये क्या हो गया हमारा, पंचकर्म हो गया। तो स्नेहपान का क्या यहाँ पे बोला कि स्नेहन जो कराए हम लोग, उससे क्या क्या चीज़ें, पहले तो दोष का उत्क्लेशन, जो मैं यहाँ पे अभी डायग्राम बताई कि यहाँ जो बैठा हुआ दोष है उसको क्या कर रहे हैं, पहले उत्क्लेशित कर रहे हैं, फिर उसको वहाँ से निकालेंगे ना। तो उत्क्लेशन का काम कौन कर रहा है, स्नेहन कर रहा है, ठीक है। अरे यार, स्नेहन कर रहा है, ठीक है। स्नेहन जो है वो दोष को उत्क्लेशित करने का काम कर रहा है, और मल जो बना हुआ है उसको डिसइंटीग्रेट यानी तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। उत्क्लेशन का काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा उसका, कि कोष्ठ से अभी लेके आना। जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार बताऊँगी, यहाँ पे पूरा डायग्राम वाइज इसमें है कि सबसे पहले दोष को उत्क्लेशित किया, फिर दोष को कोष्ठ में लाया। तो ये काम कौन कर रहा है हमारा, स्नेह कर रहा है, उत्क्लेश करना, ठीक है। और उसको दोषों को कोष्ठ में कौन ला रहा है, ये हमारा स्वेदन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी हम लोग क्या पढ़ लिया, पूर्व कर्म तो पढ़ लिया, पूर्व कर्म पढ़ रहे थे, प्रधान कर्म में अभी आए नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इसमें स्वेदन आ गया। स्वेदन क्या करते हैं, या तो आप उसको पूरे शरीर में भी करा सकते हो या लोकली भी करा सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, करता क्या है, लिक्विफिकेशन ऑफ दोषा करेगा, डायलेशन ऑफ स्त्रोतस करेगा, और क्या करेगा, असिस्ट करेगा मूवमेंट ऑफ दोषा फ्रॉम शाखा टू कोष्ठ, ठीक है। क्या हुआ, समझ आया? जैसे पंचकर्म होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी अगर इधर उधर बिखरा लग रहा होगा तो ज़्यादा नहीं बिखरा है। हम अभी पढ़ रहे हैं त्रिविध कर्म, ठीक है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म जब पढ़ रहे थे तो उसमें 4 चीज़ें आई थी, दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन, ठीक है। तो हमने दीपन पाचन देख लिया, स्नेहन देख लिया, स्वेदन देख लिया। इस प्रोसेस को फॉलो कैसे किया है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको मैं बता रही हूँ परिभाषा के अंदर, ठीक है। पंचकर्म की परिभाषा के अंदर बेसिकली आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च, ठीक है। बेसिकली इस प्रयोजन के द्वारा क्या हो रहा है, शरीर में मतलब जो दोष हैं उनकी हम वृद्धि करा रहे हैं, ठीक है। शरीर के दोषों की वृद्धि कौन कराया, स्नेहन कराया। दोषों को उत्क्लेशित कौन कराया, स्नेह कराया, ठीक है। और दोषों को कोष्ठ में कौन लेके आएगा, स्वेदन, स्वेदन, ठीक है। स्वेदन का 3 काम यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट देख के आए हैं। क्या क्या देखे हैं, स्वेदन का क्या क्या काम था। पहली बात तो ये लोकली होल बॉडी में कराया जा सकता है। पहला काम था ये दोषों को पिघला रहा है, दूसरा काम ये स्त्रोतस को खोल रहा है, और तीसरा काम ये कर रहा है कि ये शाखा से कोष्ठ में दोष को लेके आ रहा है, ठीक है। क्यों ला रहा है, ताकि दोष को ईजिली शोधन के थ्रू कोष्ठ से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। अगर हम संशोधन को
बिना स्नेहन के करा देंगे या बिना स्वेदन के करा देंगे। ठीक है, अभी ये तो हमने देख लिया कि मतलब दीपन पाचन मान लो नहीं कराया, मैंने ये बता दिया कि अगर दीपन पाचन आपने नहीं कराया, आम पाचन नहीं, अरे यार क्या है, अगर आपने आम का पाचन नहीं कराया है तो आपका क्या है, आपका ये कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा। आपने सारी चीज़ें करा दी, स्नेहन स्वेदन करा दी, पंचकर्म करा दिया, लेकिन दीपन पाचन नहीं कराया तो कॉम्प्लिकेशन करेगा। वैसे ही आपने मान लो दीपन पाचन भी करा दिया लेकिन आपने स्नेहन स्वेदन नहीं कराया तो ये क्या करेगा, ये बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा। वो भी कैसे, एक सूखी हुई लकड़ी जैसे टूटती है वैसे ये शरीर को तोड़ देगा। अगर आपने स्नेहन स्वेदन नहीं कराया है और पंचकर्म कर दिया तो एक सूखी हुई लकड़ी जैसे टूटती है वैसे आपका शरीर को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्वेदन। ठीक है, अभी पूर्व कर्म में और क्या आता है हमारा, पूर्व कर्म में हमको आहार, भोजन, मल प्रवृत्ति सब कुछ मॉनिटर करना है। पेशेंट का खाना क्या खा रहा है, पेशेंट का मल कैसा है, सब कुछ हमको मॉनिटर करना है हमारे मेन पंचकर्म होने के पहले, ताकि हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें। जो हमारा प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, पेशेंट का ऑपरेशन कोई भी या कुछ भी होने के पहले उसको एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसका सारे वाइटल सब कुछ क्या है हम लोग वो करते हैं, मॉनिटर करके रखते हैं, ताकि उसको क्या है ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी जो कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ ऑपरेशन बट स्टिल इट इज़ अ प्रोसीजर। तो यहाँ पे भी हमको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, और पंचकर्म कराने के पहले वॉइडिंग ऑफ यूरिन एंड बॉवल शुड बी डन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेन प्रोसीजर। यानी कि प्रधान कर्म यानी कि पंचकर्म कराने के पहले आपको उसको यूरिन भी करा देना है और आपको उसको मतलब बावल मूवमेंट भी उसका पॉटी वॉटी भी सब करा देना है पेशेंट को पहले, आप पंचकर्म करने के पहले। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हमारा प्रधान कर्म यानी कि जो मेन पंचकर्म है। इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें कोई भी एक आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एक टाइम में एक कराओगे, सब तो एक साथ कराओगे नहीं, या तो वमन कराओगे या तो विरेचन कराओगे, जो भी आपका दीपन पाचन था, फिर आपका स्नेहन स्वेदन था, उसके बाद आपका पंचकर्म का कोई एक प्रोसीजर आएगा। ठीक है, तो वमन, विरेचन, अनुवासन, अस्थापन, नसी या रक्तमोक्षण, ये 6 में से कोई एक प्रोसीजर आप कराओगे, ये आपका प्रधान कर्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा पश्चात कर्म। ठीक है, अभी हमने इम्पोर्टेंस किसकी किसकी देखी, पूर्व कर्म का इम्पोर्टेंस देखे, प्रधान कर्म का इम्पोर्टेंस देखे, अब पश्चात कर्म का भी देखेंगे कि कराने से क्या फ़ायदा मिलेगा और नहीं कराने से क्या नुकसान होगा। सब में यही देखते आ रहे थे तो इसमें भी देखेंगे। अभी पश्चात कर्म क्या होता है सबको पता है, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। आपने क्या करा लिया है, अभी पंचकर्म करा लिया है, उसके बाद जो भी आप काम करोगे वो हमारा क्या आएगा, पश्चात कर्म आएगा, जिसमें आती है हमारी डाइटरी मेजर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है हमारा संसर्जन क्रम। ठीक है, संसर्जन क्रम या कर्म जो भी बोलते हैं, जो हमारे एक हफ्ते का संसर्जन कर्म होता है, एक हफ्ते का होता है, 14 दिन का होता है। तो जो संसर्जन कर्म है हमारा वो हमारा किस में आएगा, पश्चात कर्म में आएगा। ठीक है, अभी शोधन अगर हुआ है तो पेशेंट का क्या है, डाइजेशन तो लो होगा ही और उसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ भी होगी। ये क्या है इसका हमारा सम्यक विरक्त या सम्यक जो भी टाइप के शोधित व्यक्ति का क्या है लक्षण होता है, लो डाइजेस्टिव पावर और फिज़िकल स्ट्रेंथ लो हो जाना, है ना, सॉरी, ये जो होता है ये उसका क्या है, सम्यक उसका शोधन हुआ है, ये उसका लक्षण है। ठीक है, तो अभी क्या है, इफ़ अगर हमने पश्चात कर्म यानी कि संसर्जन कर्म ढंग से नहीं कराया तो जो डिसीज़ है वो वर्स्ट हो सकता है पेशेंट का और उसको नए कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो सकते हैं, सेम एज़ पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में भी यही था कि अगर आपने सही से नहीं कराया तो डिसीज़ भी बढ़ेगी और कॉम्प्लिकेशंस भी आएगा, और यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। ठीक है, कि आपका पूर्व कर्म जितना इम्पॉर्टेंट होता है और प्रधान कर्म जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा पश्चात कर्म भी होता है। ठीक है,
देन ये वाला चार्ट तो मैंने बता दिया है। अब आएगा हमारा सेकंड टॉपिक पंचशोधन। जो 7 टॉपिक हम लोग करने वाले थे उसमें सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, पंचशोधन है। ठीक है, तो शोधनम यत् कूपितान दोषान निसार्थ बहिरोगोपशमनम करोति। ठीक है, प्रोसीजर विच एलिमिनेट्स प्रकूपित दोषा फ्रॉम द बॉडी एंड देयर बाई क्योर्स द डिसीज आर कॉल्ड शोधन। किसको बोल दिया शोधन? क्या किया, दोष बन के हमारे शरीर में कहीं कहीं छुप के बैठे हुए हैं, उनको क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है प्रकोपित दोष को। जो भी खराब मतलब विकृत दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकालना और बॉडी के सारे डिसीज़ेस को क्योर करना, उसी को हम बोलते हैं शोधन। इसके अंदर क्या क्या आता है, वही 5 चीज़ें आती हैं जो पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हमारा पंचशोधन भी हो गया। अभी इम्पॉर्टेंस क्या है शोधन का और उसकी बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले शोधनम श्रेष्ठ चिकित्सा। चरक ने बोला है कि शोधन जो बहुत श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। ठीक है, बहुत मतलब बहुदोषावस्था अगर हो गई तो उसका श्रेष्ठ उपचार आपका क्या है, शोधन करा लो। ठीक है, संप्राप्ति भंग करने में हेल्प करता है। अभी संप्राप्ति भंग करने का मतलब क्या होता है, संप्राप्ति के क्या होती है, हम लोग ऐसे मान लो कोई ऐसे निदान सेवन किया, फिर उसका दोष प्रकोपित हुआ, फिर उसका ऐसा वैसा स्रोतस में गया, दुनियादारी करके लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब लास्ट में हम लोग रोग का नाम लिख देते हैं कि ऐसे जो है रोग मैनिफेस्ट हुआ है। ठीक है, ये उसकी संप्राप्ति है। तो अब इसके किसी भी प्रोसेस के बीच में उसके प्रोसेस को तोड़ देना, तोड़ने को बोलते हैं भंग करना। मतलब मुझे पहले ऐसे मैं सोचती थी भंग करने का मतलब डायग्नोस करना होगा, डायग्नोस करना नहीं होता। तो हाँ, वो भी है एक तरीके से डायग्नोस, बट ऑब्वियसली आपने डायग्नोस कर लिया है तो अब आप उसके किसी भी एक प्रोसेस को, जैसे निदान सेवन को तोड़ दो या उसके दोष जो प्रकोपित हो रहे हैं उस वाले चीज़ को तोड़ दो। मतलब उसको ऐसा मेडिकेशन दे दो कि जो दोष प्रकोपित ना हो पाए। कुछ मान लो स्रोतस अवरोध हो रहा है, उस पर वर्क कर दो। इनमें से किसी भी चीज़ पे वर्क करो। आपने क्या की, संप्राप्ति को क्या कर दिया, भंग कर दिया। ठीक है, तो संप्राप्ति भंग करने में कौन हेल्प करता है, हमारा शोधन हेल्प कर सकता है। ठीक है, फिर अग्नि और धातु का मतलब साम्यता स्थापित करने में हेल्प करता है कि अग्नि अगर बिगड़ गई है बहुत तो आपकी अग्नि को साम्य कर देगा। धातु अगर आपकी बहुत ज़्यादा विकृत अवस्था में पहुंच गई है तो उसको भी वो साम्य अवस्था में लेके आ जाएगा। ठीक है, पुनरावृत्ति को भी रोकता है, किसी डिसीज़ के रिलैप्स होने को रोकता है। बार बार आपकी जो डिसीज़ है वो दोबारा नहीं होने के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके सब क्या होगा, इसके बेनिफिट्स। लाभ क्या मिले हमको अभी यहाँ पे कि मतलब ये सब तो उसके यूजेस हैं, फंक्शंस हैं। लाभ क्या मिला हमको कि दीर्घकालिक इसमें रोगों का नाश हो जाता है। मतलब क्रॉनिक डिसीज़ को भी क्या है, ये क्योर करने का सामर्थ्य रखता है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, फिर उसके बाद अग्नि की वृद्धि करेगा ऑब्वियसली, इंद्रियों का प्रसादन करेगा ऑब्वियसली, बल की वृद्धि करेगा और आयु की वृद्धि करेगा। कौन करेगा, हमारा शोधन करेगा। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रक्त मोक्षण। ठीक है, तो रक्त मोक्षण बेसिकली 2 टाइप का हो सकता है, 1 and 2। पहला हमारा एक हो जाएगा शस्त्र के यूज़ करके और दूसरा होगा बिना शस्त्र यूज़ किए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, रक्त दुष्टो रक्तस्य निष्काशनम रक्त मोक्षणम। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया कि रक्त मोक्षण को शोधन में क्यों डाला है, शोधन क्यों कराते हैं, किसके लिए कराते हैं, दोषों के निष्कासन के लिए कराते हैं। राइट, दोष कौन से हमारे, वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। रक्त का शोधन क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने बोला था रक्त को एज अ 4th दोष। अगर आपको याद होगा फर्स्ट ईयर से, रक्त को चौथा दोष माना है, रक्त को चौथा दोष माने, सॉरी मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ मे बी क्योंकि मैं अकेले पढ़ा रही हूँ, तो उसको चौथा दोष माने हुए, तो इस वजह से रक्त मोक्षण भी कराते हैं हमारे किसके अंदर, शोधन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले सीरावध्य मतलब कि हम लोग सीरा को क्या कर रहे हैं, पंक्चर कर रहे हैं। तो जहाँ पे किसी वेन को पंक्चर करके वहाँ से ब्लड लेटिंग हो रही है, खून को बाहर निकाल रहे वेन पंक्चर करके, वो हमारा आ जाएगा सीरा व्यध। ओके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है,
सिरा वैद्य बोलेंगे, जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा किस में होगा, मतलब दो टाइप के हो गए। एक तो हमारा शस्त्र विस्त्रवण, विस्त्रवण मतलब ब्लड को निकालना, या तो शस्त्र के थ्रू निकालो, या तो दूसरा क्या है हमारा अनुशस्त्र विस्त्रवण, यानी बिना शस्त्र के निकालो। ठीक है, तो शस्त्र विस्त्रवण में दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो आप क्या करो सीधा वेन को ही पंक्चर कर दो, या तो आप क्या कर लो प्रच्छनन कर लो, यानी कि आप जो है स्किन है मान लो उसके सुपरफिशियल लेवल को प्रिक करो। कोई आपको वेन नहीं पंक्चर करनी, आर्टरी नहीं पंक्चर करनी, कुछ नहीं करना है आपको। सुपरफिशियल लेवल पे जो कैपिलरीज है वहाँ से ब्लड निकालोगे तो वो क्या आएगा हमारा प्रच्छन्न बोलेंगे उसको। ठीक है, सुपरफिशियल ब्लड लेटिंग जो होगी वो प्रच्छन्न है, और सिरा वयद जो है वो हमारा वेनल पंक्चर है। ठीक है, ये दोनों किससे किया हमने, शस्त्र के द्वारा किया, तो इसीलिए शस्त्र विस्त्रवण के अंदर आएगा। ये पहला टाइप है हमारा किसका, रक्त मोक्षण का। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है हमारा अनुशस्त्र विस्त्रवण। तो मतलब रक्त मोक्षण के पहले तो दो टाइप हुए, पहला और दूसरा। एक शस्त्र वाला था, एक बिना शस्त्र वाला था। शस्त्र वाले में यहाँ 2 आ गए और बिना शस्त्र वाले में 3 आ गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 टाइप के रक्त मोक्षण होते हैं। ठीक है, तो अभी अनुशस्त्र में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा जलौका। जलौका किसको बोलेंगे, लीच थेरेपी को बोलेंगे। ठीक है, लीच के द्वारा जो हो रहा है वो हमारे पित्त पे वर्क करता है। अगर कोई पित्त प्रधान आपका रोग हो रहा है और आपको रक्त मोक्षण कराना, तो आप क्या कराओ, आप लीच थेरेपी करा लो। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका श्रृंग। श्रृंग क्या होता है हमारा, कपिंग बाय हॉर्न होता है। ठीक है, मैंने इसका इमेज भी लगाया है बगल में, थोड़े फ़ोटोज़ यहाँ पे मतलब पेज जो है आगे पीछे होगा, पीडीएफ देखने से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन देख लेना, समझ लेना। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, जलौका है, लीच थेरेपी। ठीक है, फिर ये आ गया हमारा श्रृंग। ऐसे ये ना एक ठोक सींग है, ऐसे किसका सींग है वो तो मैं नहीं देखी, कोई एनिमल का सींग है, उसके थ्रू ऐसे ये सक करके ब्लड को, मतलब यहाँ पंक्चर किए होंगे ऑब्वियसली, और फिर ब्लड को ऐसे खींच के निकाल रहे हैं, तो ये श्रृंग है। इसके थ्रू हमारा अगर रक्त मोक्षण कराएंगे तो वो क्या होगा, वात प्रधान होगा। ठीक है, इसको हम लोग कपिंग बाय हॉर्न, अगर हॉर्न से कपिंग हो रही है। ठीक है, और अलाबू क्या होता है हमारा, कफ प्रधान होता है, और इसमें हमारा क्या है, गोर्ड के थ्रू कपिंग कर रहे हैं। अब ये गोर्ड क्या होता है, ये होता है हमारा अलाबू, ऐसा दिखता है। इसको यहाँ से काट देते हैं और इसी को लगा के कपिंग कर देते हैं। मतलब पहले के ज़माने में इसको यूज़ करते थे, अभी के टाइम पे क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं जो हमारा कपिंग मतलब मेथड से होता है, इसको भी हम लोग अलाबू बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे क्या हो गए, रक्त मोक्षण। टोटल कितने टाइप के रक्त मोक्षण हुए थे, 5 टाइप के हुए थे। आई होप कि मैं तुम लोग को बोर नहीं कर रही होंगी, बट प्लीज़ अगर कर भी रही होंगी तो स्किप करके देख लेना, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर आएगा हमारा रोगों में उपयोगिता। ठीक है, कि हमारा जो ये रक्त मोक्षण है वो किस किस रोग में कैसे कैसे काम करता है। तो कुष्ठ वाले रोग में, कुष्ठ रोग में हम लोग का कैसे काम करेगा, ये रक्त और पित्त दोष का शोधन कर देगा। जो भी दूषित रक्त है सबको बाहर निकाल देगा कुष्ठ में, तो रक्त मोक्षण काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और कंडू और वैवर्ण्य का शमन करेगा ये। ठीक है, कंडू जो खुजली आपको हो रही है और जो डिस्कलरेशन आया है उसको ही शमन करेगा। मतलब हम इसको विटिलिगो में और ऐसे कुछ कुछ स्किन डिसीज़ेस में, कुष्ठ के जितने डिसीज़ेस होते हैं हमारे, क्षुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ, कितने में काम करता है आई डोंट रियली एग्जैक्टली नो, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट जितने हमारे कुष्ठ है उसमें हम लोग करा सकते हैं, जिसके कारण हमारा कंडू और विवर्ण्यता का शमन होगा। ठीक है, फिर सिरा ग्रंथि, अगर आपको सिरा में ग्रंथि हो गई है तो वो क्या करेगा, सिरा ग्रंथि क्या है आपका, ये है कोई ऐसा कोई ब्लड वेसल है, उसमें क्या हो गई है, ऐसे ग्रंथि हो गई, यानी कि ब्लॉकेज हो गया, तो उसका मतलब संचय यहाँ पे हो रहा है, ब्लड आपका जमते जा रहा है, तो रक्त का जो संचय हो रहा है उसका उसने नाश कर दिया। और सिरा का क्या कर दिया, शोधन कर दिया भाई, उसको जाने दे रहा है तो शोधन ही तो कर रहा है ना, तो वो काम करेगा। फिर उसके बाद क्या आपका गृध्रसी, गृध्रसी में कैसे काम करेगा ये, तो स्थानिक शोथ और वेदना का शमन कर देगा। जो लोकलाइज्ड शोथ हो रखा है और जो वेदना उनको हो रही है उसको वो क्या करेगा, शमन करेगा और रक्त की गति को थोड़ा सा सुधार देगा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं 5th टॉपिक में, दैट इज़ पंचकर्म और स्वस्थ और आतुर व्यक्ति में। अगेन
सेम श्लोक आएगा। स्वस्थ व्यक्ति में पंचकर्म कैसे काम करेगा, जैसे आयुर्वेद काम करता है वैसे ही करेगा ना। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का मतलब पंचकर्म आप स्वस्थ व्यक्ति को करा दो तो वो क्या करेगा, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। क्या करेगा, प्रिवेंशन करेगा, ठीक है, निवारक चिकित्सा करेगा, ठीक है। और ऋतुओं मतलब ऋतु के अकॉर्डिंग कुछ कुछ जो दोष प्रकोपित होते हैं तो वो ऋतु शोधन करने में हेल्प कर सकता है, दोषों का संतुलन बना के रखेगा। जैसे दिन में अलग अलग काल होते हैं, कि सुबह कफ का काल है, दोपहर में पित्त का काल है और रात में वात का काल है, ठीक है। तो वैसे उसके अलग अलग टाइमिंग हो गए, या कुछ मंथ वाइज हो गया, जैसे भी जिस टाइम पे जो काल आ रहा है उस टाइम पे जो दोष प्रकोपित हो रही उनकी संतुलन को बनाने के लिए हमारा ये हेल्प करेगा, ठीक है। ये तो फोटो देख ही लिए हो। अभी ये हो गया पंचकर्म में स्वस्थ में, और अब देखेंगे आतुर में। तो आतुर व्यक्ति यानी कि रोगी व्यक्ति, तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो आतुर के विकार को प्रशमन करेगा, शमन करेगा, यही है हमारा, ठीक है। तो विकृत दोष का क्या करेगा, ये निष्कासन करेगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद रोग अनुसार ये क्या करेगा, शोधन करेगा, जो जैसा डिसीज़ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उसको ठीक कर देंगे पेशेंट को, ठीक है। और पश्चात शमन एवं रसायन, शमन चिकित्सा के बाद शोधन चिकित्सा करा सकते हो और रसायन देने के पहले भी करा सकते हो। अब ये जो दो मैंने डाल दिए हैं, पहला वाला जो टेबल है वो है हमारा स्वस्थ व्यक्ति के लिए और दूसरा जो है वो आतुर के लिए, ठीक है। जैसे कि क्या क्या बेनिफिट्स ये हमारे स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण है, उसके स्वास्थ्य को बचाया और अच्छा किया। तो क्या क्या किया उसने, दोष पे, अग्नि पे, धातु, व्याधि, ये सब पे इसने काम किया मोस्टली, मतलब मल पे, बुद्धि पे, एजिंग प्रोसेस, ये सब पे ये क्या स्वस्थ व्यक्ति पे इसने काम कर दिया। इसका हिंदी भी यहाँ संस्कृत का भी दिया हुआ है, ठीक है, देख लेना इसको आराम से। और फिर जो हमारा आतुर व्यक्ति है, जैसे कौन से डिसीज़ेस में ये काम करेगा, वो सारे जैसे अरुचि हो गया, ऐसे ऐसे करके सारे डिसीज़ है, इसको तुम लोग देख लेना आराम से कि कैसे कैसे डिसीज़ेस में काम करेगा, जो कि ऑब्वियस है, हम खुद से भी इसको समझ सकते हैं। अब आएगा हमारा 6th टॉपिक जो है हमारा ऋतु शोधन, ठीक है। तो दोषों की अवस्थाएं 3 होती है, सबको पता है, संचय, प्रकोप, प्रशमन, ठीक है। तो शोधन प्रकोप अवस्था में करते हैं हम लोग। जब जो दोष है वो प्रकोपावस्था में होता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसका शोधन करते हैं। और ये वाला चार्ट भी हम पढ़ के ही आए हैं अभी तक के, कि वसंत ऋतु में क्या करेंगे, कफ का करेंगे वमन करा के, शरद में क्या करेंगे, पित्त दोष का कराएंगे विरेचन करा के, वर्षा में करेंगे वात का बस्ती करा के, पता है सबको ऑलरेडी। महत्व क्या है इसका, ऋतुजन्य जो भी रोग है उसका शमन होगा, होम्योस्टेसिस जो है वो बना रहेगा, हमारा होम्योस्टेसिस बना रहेगा, व्याधि क्षमत्व की वृद्धि होगी, ठीक है, मतलब हमारा क्या है, इम्यूनिटी बढ़ेगा और होम्योस्टेसिस हमारा जो है वो बना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा 6th टॉपिक भी हो गया। अब 7th टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, प्रिकॉशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिमेन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ पंचकर्म। जब पंचकर्म हम करा रहे हैं, यानी कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ पंचकर्म, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। तो कुछ चीज़ें हमको क्या करनी है, अवॉइड करानी है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने जब पंचकर्म कराया है, अरे यार मैं आगे क्यों लिख देती हूँ, जब आपने पंचकर्म कराया है तो उस टाइम पे जितने दिन आपको लगे, जैसे मान लो आपको लग गए 5 दिन, कितने लगते हैं मुझे अच्छे से नहीं पता, बट अगर मान के चलो कि आपको 5 दिन पंचकर्म कराने में लग गए प्रोसेस में, तो आपको कितने दिन ये सारे मतलब जो चीज़ों को मना किया गया कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, जो चीज़ें मना की गई है वो कब तक के करोगे आप, 5 दिन के लिए आप फॉलो करोगे कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। इसमें बोला ना, टाइम पीरियड इक्वल टू द डेज रिक्वायर्ड, मतलब फॉर पंचकर्म थेरेपी। तो पंचकर्म में आप जो भी काम करा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर बस्ती, बस्ती इज़ एन एक्सेप्शन, बाकी सब में अपने 5 दिन का पंचकर्म करा है तो 5 दिन आपको फॉलो करना है कि ये चीज़ें नहीं करनी है आफ्टर पंचकर्म। बस्ती में क्या होता है, ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब अगर आपका बस्ती चला है 5 दिन तो नहीं चलेगा, चल ठीक है चल भी सकता है, 5 दिन अगर आपकी बस्ती चली है तो आपको अगले 10 दिन तक
उस रेजिमेंट को फॉलो करना है। जो भी उसमें मना किया गया कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो आपको अगले 10 दिन तक करना पड़ेगा। अगर 6 दिन बस्ती चली है तो 12 दिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ट्वाइस एज लॉन्ग, जितना आपका दिन लगा था उससे डबल। अब इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ शोधन। शोधन कब कराना है, कब नहीं कराना है। तो आप रसायन या फिर वाजीकरण द्रव्य देने के पहले क्या करा सकते हो, शोधन करा सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन थेरेपी, जैसे आपने मतलब सीरोबस्ती कराना है या फिर काय सेक कराना है या फिर कोई तरीके का धारा कराना है, तो उसके पहले शोधन करा दो। कुछ एमरजेंसी कंडीशन आ गई जैसे कि पॉइजनिंग हो गई या फिर सीवियर एग्रीवेशन ऑफ दोषा हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, शोधन आप कब करा सकते हो, पॉइजनिंग के केस में भी आप करा सकते हो, विच इज़ नाइस। फिर आएगा हमारा ऋतु शोधन। ऋतु शोधन क्या है, जो भी ऋतु के टाइम पे आपका दोष बढ़ गया है, कालज रोग हो गए हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ऋतु शोधन करा दो, ठीक है। बहुदोषावस्था अगर आ गई है, बहुत दोष एक्टिवेट हो गए, वहाँ करा दो। फिर ये सारे डिसीज़ेस के नाम दे दिए हैं कि अविपाक हो गया, अरुचि हो गया, दुनियादारी सब चीज़ें, तो उस सब में करा सकते हो, जैसे कि तंद्रा, क्लैबिया। अगर बुद्धि भी नहीं है आपकी जैसे मेरी नहीं है तो वहाँ पे करा दो, ठीक है। ये सब चीज़ें। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ नहीं कराना है, तो सबसे पहले सीज़न बता दिया हमारा, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में नहीं कराना है, ठीक है। पेशेंट डज़ नॉट अलाउ, अगर कब और नहीं कराना है, तो अगर जो पेशेंट है वो या तो आपकी बात ना मानता हो डॉक्टर की, या तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो, या फिर डरपोक हो, उसको डाउट हो रहा हो, अनग्रेटफुल हो, अगर वो मुझे अच्छा चिकित्सक नहीं मानता तो उसको बोल दो निकल यहाँ से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो, चूज़ी सा हो कि ये कभी वो, ऐसा रहकर नहीं कराना है। अगर मेरे से दुश्मनी हो तो भी बोल देना तू मेरा दुश्मन है, निकल जाए यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर उसका बल बहुत शीर्ण हो गया हो, इसका मांस बहुत ज़्यादा शीर्ण हो चुका है, तो उसको नहीं कराना है। अरिष्ट लक्षण आ गए तो नहीं कराना है। उपवास कर लिया है, अल्पाग्नि है, या फिर उसका क्या है, अभी कोई अभिघात लगा हुआ है, ऐसे सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी उसको नहीं कराना है, ठीक है। बालक को, वृद्ध को, गर्भिणी को और सुकुमार को, इन चारों को नहीं कराना है। अब मेरे को क्वेश्चन ये आता है कि सुकुमार को नहीं कराना है, गरीब के पास पैसे नहीं है इसलिए उसको नहीं कराना, तो कराना किसको है द क्वेश्चन अराइजेस एनीवेज। अल्पदोषावस्था में आपको नहीं कराना है, ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों कराओगे, ज़्यादा बहुत दोष बढ़ा नहीं है तो मत कराओ, ऐसा, ठीक है। ये था हमारा आज का क्लास ऑफ पंचकर्मा, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमारे ये 3 मेन टॉपिक और उसके अंदर के सारे सब टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए हैं। दिस वॉज अ वेरी गुड क्लास, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। 40 मिनट से मैं बकबक कर रही हूँ, आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मैंने इसको कहीं अपलोड किया है तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट डाल के जाएँ। थैंक यू सो मच।